हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्षिति वैविध्य के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग घटना चक्र की जो आधुनिक भारत इतिहास का जो संग्रह है दृष्टि पब्लिकेशन का, जिसमें बहुत ही संक्षिप्त रूप से दिया हुआ है, तो उसको देख रहे हैं। हम लोग पार्ट 2 तक कर चुके हैं। आज हम लोग उसके आगे करेंगे, क्योंकि ये जो घटना चक्र ने इस पतली सी मैगजीन को जो निकाला है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब कह सकते हैं कि संक्षिप्त में बहुत कुछ को समाहित करने की कोशिश की गई है, तो इसलिए ये परीक्षाओं की दृष्टि से तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ से पर आधुनिक भारत इतिहास से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए ये बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो हमने इसके 2 पार्ट कर चुके हैं। जो नहीं देखा होगा वो प्लीज़ जा कर के प्लेलिस्ट में, मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप जा कर के देख लें। आज हम उसके आगे देखेंगे भाग 3 से। और जो भी चैनल पर नए हो, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो चलते हैं। आज है छठा जो टॉपिक है, 1857 की क्रांति। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि 1857 की क्रांति आधुनिक भारत इतिहास में कितना महत्वपूर्ण रोल रखता है। मतलब आयोग का कहें तो यहाँ से फिक्स है कि किसी भी पेपर में किसी भी एग्ज़ाम में 1857 की क्रांति के प्रश्न के बिना वह पेपर जो है वो अधूरा ही माना जाता है। तो चलते हैं, बिना समय गंवाए, बहुत ज़्यादा समय व्यर्थ करने की ज़रूरत नहीं है। और परीक्षाएं नॉर्मलाइजेशन हो ना हो, ठीक है, उससे प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हमें अपनी तैयारी पूरी रखनी है। सामने 3 पेपर हैं आयोग के। बिहार पीसीएस हो गया, समीक्षा अधिकारी हो गया, और अपर पीसीएस यूपी का हो गया। तो उसके मद्देनज़र, और जो भी यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर दे रहे हैं या जहाँ भी सामान्य अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ आधुनिक भारत इतिहास अपने आप में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो चलते हैं, देखते हैं कारण क्या थे। अगर 1857 की क्रांति के हम कारणों की चर्चा करें, तो सबसे पहला कारण क्या था कि जो मेरठ में बैरकपुर है, सैनिकों द्वारा जो चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर देना, यहीं से क्रांति की शुरुआत होती है। ऐसा माना जाता है कि सूअर की चर्बी और गाय की चर्बी से कारतूस बनाए जाते थे, और वो उस कारतूस को मुंह से मतलब खोलने का वो था। तो जिसकी वजह से, अब ये अफवाह था या कितनी सच्चाई थी, तो उसकी वजह से वहाँ के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया कि हम ये कार्य नहीं करेंगे। तो यही मतलब यहीं से प्रारंभ होता है, यही तात्कालिक कारण होता है। जो मंगल पांडे इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं इस क्रांति के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि एजुडेंट पर हमला करके उसकी हत्या कर दी। और इसका सिर्फ एक ही कारण नहीं था कि ये सैनिकों द्वारा जो चर्बी, कारतूस वाली चर्बी है, उसके यूज के लिए मना कर देना। और भी बहुत सारे राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक कारण थे, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कारण इसको माना जाता था। एक थी ब्रिटिश साम्राज्य की घिनौनी नीतियाँ, और तत्कालिक कारण में चर्बी वाले कारतूस की अफवाह। घटनाक्रम ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी आप अपर पीसीएस में देखेंगे, समीक्षा अधिकारी में तो पूछा हुआ है कि 4 जगह का नाम दे दिया है और किस दिन कहाँ पे घटना हुई है, तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो झांसी में उसने ऑप्शन में बनाया था कि 11 मई 1857 को घटना हुआ है, तो झांसी में जून में घटना हुआ है। तो आपको एक एक चीज़ों को बहुत अच्छे से देख के जाना है। कैसे पूछता है इसमें प्रश्न कि क्रांति कब हुई, कहाँ से प्रारंभ हुई, नेतृत्व किसने किया, वहाँ पे जो अंग्रेज अधिकारी था वो कौन था, तो ये सारे, किसने क्या कहा क्रांति के संबंध में, किसने इसको प्रथम विद्रोह कहा, किसने इसको विद्रोह नहीं माना। तो इस तरीके से जो भी संबंधित प्रश्न है, किसने 1857 की क्रांति पर किसने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी हैं, तो ये सारे प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। 10 मई को मेरठ से प्रारंभ होता है ये क्रांति, और 11 मई 1857 को विद्रोहियों का दिल्ली पर अधिकार हो जाता है। 11 मई को वो क्या करते हैं, वहाँ से चलते हैं, और तत्कालिक जो मुग़ल सम्राट बहादुर शाह जफ़र जो द्वितीय हैं, उनको कहते हैं कि आप नेतृत्व संभालिए, हमारा नेतृत्व करिए, हमारी क्रांति का नेतृत्व करिए, क्योंकि बिना अगुआ के कोई भी कार्य जो है वो सफल नहीं माना जाता है। और प्रतीक के रूप में क्या माना गया, तो कमल और रोटी को प्रतीक चिन्ह बनाया गया। सर जेम्स आउट्रम, डब्ल्यू टेलर,
सर जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर ने इस क्रांति को हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र का परिणाम माना। जॉन लॉरेंस और सिले ने केवल सैनिक विद्रोह माना। तो टी आर होम्स, ये इम्पॉर्टेंट है और ये जितने भी आप देख रहे हैं ना, ये सब कहीं ना कहीं पूछा गया है पेपर में। तो टी आर होम्स ने बर्बरता और सभ्यता के मध्य युद्ध की बात कही। और वी डी सावरकर जो थे, उन्होंने क्या कहा कि स्वतंत्रता की यह पहली लड़ाई है। आर सी मजूमदार तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम, न प्रथम न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम थी, कहा। नेक्स्ट देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट कथन सबका याद रखिएगा। किसने कहाँ से नेतृत्व किया? तो बरेली से किसने नेतृत्व किया इस क्रांति की? तो खान बहादुर खां, ठीक है। खान बहादुर खां ने बरेली से इस क्रांति का नेतृत्व किया। और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, लखनऊ में बेगम हजरत महल, कानपुर में नाना साहब धोंदू पंत, जगदीशपुर में कुंवर सिंह। कुंवर सिंह के लिए एक बड़ी फेमस पंक्ति है, मैं आप लोगों को सुनाना चाहूँगी। और कहें तो मुझे ये पंक्ति कहीं ना कहीं बहुत प्रभावित करती है कि 80 साल की हड्डी में, 80 साल की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। आप सोच नहीं सकते हैं कि जगदीशपुर से कुंवर सिंह ने 80 साल की उम्र में इसका नेतृत्व किया, इस क्रांति का नेतृत्व किया। और असम में दीवान मनीराम दत्त ने, और फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला शाह ने। देखिए यहाँ हमने लिखा है कि जनरल बख्त खां। देखिए बरेली में खान बहादुर खां या जनरल बख्त खां को भी दे सकता है। एक यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट लिख दिया कि झांसी में क्रांति का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई ने की। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी, ये पूछा हुआ प्रश्न है, तो ग्वालियर में। और बेगम हजरत महल और बिरजिस कादिर लखनऊ से इसका नेतृत्व किए। बुक्स कौन कौन से हैं देखिए, मैंने बताया ना। और ये मान कर चलिए कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। ये सारे जो दिए हैं कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों का ही ये संकलन है। तो बी डी सावरकर जी ने द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 लिखा। और एस एन सेन 1857 लिखते हैं। सर सैयद अहमद खां असबाब ए बगावत ए हिंद। और आर सी मजूमदार ने लिखा द सिपॉय म्यूटिनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। ये सारे पुस्तकें जो हैं ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अंग्रेज समर्थक प्रमुख शासक कौन थे जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया? क्रांति के असफल होने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि इसका पूरे, एक तो क्रांति पूरे भारत में नहीं फैली, एक बराबर रूप में हर जगह इसका मतलब हमें विस्तार नहीं देखा गया। और कहा जाए तो ये किसान मजदूर जो निचला तबका है उसी ने इसका वो किया, विरोध किया अंग्रेज़ों का। बाकी इसमें बहुत जगह आप देखेंगे तो जो हमारे महाराजा लोग थे वो लोग इसमें सपोर्ट नहीं करते, वो अंग्रेज़ों के क्या बोल सकते हैं कि पिछलग्गू बन के बल्कि उल्टा ही क्रांति के विरोध में ही वो रहते हैं। तो अंग्रेज़ों के समर्थक कौन कौन थे? तो ग्वालियर के सिंधिया, इंदौर के होलकर, हैदराबाद के निजाम, जोधपुर के राजा, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक और कश्मीर के महाराजे। ये लोगों ने इस क्रांति को अपना सहयोग नहीं दिया बल्कि वो अंग्रेज़ों के समर्थक थे। परिणाम, भारतीय रजवाड़ों के प्रति विजय और विलय की नीति का परित्याग किया गया। जो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति थी, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी, उसका क्या किया गया कि उस नीति का परित्याग किया गया। लेकिन एक बात और है कि अब ये डायरेक्ट वे में ना हो कि इनडायरेक्ट वे में ख़त्म नहीं किया गया इसको, ये रहा लेकिन तरीका बदल दिया गया। तो विजय और विलय की नीति का परित्याग किया गया। फिर झांसी का विलय किस आधार पर कराया गया था कि उत्तराधिकार के, कि आप दत्तक पुत्र को अपना उत्तराधिकार नहीं घोषित कर सकते हैं, तो इस नियम को भी ख़त्म किया गया। सरकार द्वारा राजाओं को गोद लेने की अनुमति प्रदान की गई। भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए पील आयोग, देखिए ये पूछता है कि पील आयोग किसके लिए गठित किया गया था, तो भारतीय सेना के पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया। क्योंकि जब ये क्रांति हुई थी उस समय अवध के क्षेत्र से जो सैनिक थे उनकी संख्या अधिक थी, तो उनकी संख्या को घटाया गया। भारत में कंपनी के शासन का समापन हो गया। अब यहाँ से पे कंपनी का जो शासन था वो ख़त्म करके अब सीधे विक्टोरिया के हाथ में चला गया। अब वहाँ से कंपनी का शासन होना प्रारंभ हुआ।
और जो गवर्नर जनरल का पद था उसको भी समाप्त करके अब वायसराय का पद वो कर दिया गया। और प्रथम वायसराय कौन बनता है? तो लॉर्ड कैनिंग बनते हैं। भारत का शासन सीधे क्राउन के अधीन हो गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की विस्तार पर रोक लगा दी गई और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। सबके लिए एक समान कानूनी सुरक्षा की भी बात की गई। अगला है अन्य जन आंदोलन। ये तो बेहद मतलब इसको 5 स्टार बना लीजिए। 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नहीं, कम से कम 2 क्वेश्चन। और आजकल जो कहते हैं कि जो आयोग की प्रवृत्ति है प्रश्न पूछने की, तो उसमें तो ये और भी ज़्यादा खास हो जाता है, क्योंकि एक प्रश्न में 4-5 ऑप्शन के थ्रू आयोग क्वेश्चन पूछता है। तो चलते हैं, देखते हैं संथाल विद्रोह कब होता है, इसका समय क्या है, इसमें कैसे प्रश्न पूछता है कि विद्रोह, उसका नेतृत्व किसने किया, या अगर किसी पुस्तक में उस विद्रोह की जिक्र की गई है तो जैसे नील विद्रोह का किया गया है, तो और नेतृत्व किसने किया, किस समय हुआ, ये सारे प्रश्न ऐसे इस तरीके से आयोग पूछता है। तो संथाल विद्रोह की बात करें तो 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ। इसको याद करने का सबसे सरल तरीका है कि आप 1857 को केंद्र में रखिए और उससे पूर्व के जितने हैं उस पर एक ट्रिक बना लीजिए और उसके बाद के जितने हैं उस पर ट्रिक बना लीजिए। तो 1857 के पहले हुआ संथाल विद्रोह 55-56 में, और ये एक आदिवासी विद्रोह था। दामन एक कोह में मूलतः आर्थिक कारणों से ये प्रारंभ हुआ और नेतृत्व इसका किसने किया, सीदो, कान्हो, चांद एवं भैरव, ये 4 भाई थे। इन्होंने संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया। 1855 ईस्वी में संथालों द्वारा भागलपुर क्षेत्र में विद्रोह किया गया और मेजर बारो के नेतृत्व में विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजी गई, जहां पर संथालों को पराजित कर दिया गया। नेक्स्ट है पागलपंथ विद्रोह। ये एक धार्मिक विद्रोह था, मतलब अर्ध धार्मिक संप्रदाय के द्वारा इसको प्रारंभ किया गया और ये इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, तो करम शाह द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन किया गया टीपू शाह के द्वारा। मुंडा विद्रोह, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मुंडा विद्रोह, और ख़ास करके अभी बिहार पीसीएस में तो इस पर बहुत ही क्वेश्चन पूछता है। तो मुंडा विद्रोह को और किस किस नामों से जानते हैं, तो उलगुलान या महान हलचल। ये कब हुआ, तो 1895 से 1900 ईस्वी के मध्य हुआ और नेतृत्व किसने किया, बिरसा मुंडा ने। बिरसा मुंडा को जगत पिता धरती आप के नाम से भी जाना गया। बोंगा, अनेक देवता की पूजा छोड़कर सिंह बोंगा, एक ईश्वर की पूजा करने का आह्वान किया गया इसमें। नेक्स्ट है बहावी आंदोलन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अंग्रेजी प्रभुसत्ता को सुनियोजित तथा गंभीर चुनौती दी गई इसमें, और इसके प्रवर्तक कौन थे, सैयद अहमद बरेलवी थे। प्रसार क्षेत्र इसका कहाँ था, काबुल, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बंगाल, बिहार, मध्य प्रांत आदि क्षेत्रों में इसका विस्तार था। और 1830 ईस्वी में, ये देख लीजिए, ये बहावी जो है संथालों से पहले हुआ है। बरेलवी द्वारा पेशावर पर कब्जा, बालाकोट की लड़ाई बरेलवी की मृत्यु हो जाती है और पटना बरेलवी की मृत्यु के बाद आंदोलन का केंद्र रहता है। पटना इसका केंद्र होता है और बरेलवी की मृत्यु के बाद इस आंदोलन का नेतृत्व मौलवी कासिम, विलायत अली, इनायत अली और अहमदुल्ला करते हैं। एक प्रश्न ऐसे भी ट्रेंड है पूछने का कि इस विद्रोह से कौन संबंधित है कौन नहीं है, तो उनके नाम दे देगा। तो आपको ये बहुत ही ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इनमें से कौन नहीं है, ऐसा करके वो ऑप्शन बना सकते हैं। नेक्स्ट है कूका आंदोलन। ये कब प्रारंभ होता है, तो ये 1840 में प्रारंभ होता है और भगवत जवाहरमल, जो सियान साहब के द्वारा भी इनका नाम है, द्वारा इसको प्रारंभ किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, कूका का। देखिए 2 विद्रोह हुआ है, कूका हुआ है और एक कूकी हुआ है। तो कूकी कहाँ हुआ है, ये जो पश्चिम हमारे नॉर्थ ईस्ट वाला बेल्ट है, असम वाला, उसमें हुआ है। और कूका आंदोलन कहाँ हुआ है, तो ये पंजाब क्षेत्र में हुआ है। इसका उद्देश्य क्या था, सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों का अंत कर इस धर्म को शुद्ध करना था। नील विद्रोह इम्पॉर्टेंट है, 1859-60 में ये हुआ। कहाँ हुआ, बंगाल के नदिया जिले के गोविंदपुर गांव में, और नेतृत्व किसने किया, तो दिगंबर विश्वास तथा विष्णु विश्वास ने किया। इसका प्रसार क्षेत्र कहाँ का था, नदिया, पाबना, खुलना, ढाका, मालदा, दिनाजपुर आदि। समर्थन इसको किसने दिया, तो हिंदी पैट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी द्वारा नील विद्रोह को समर्थन दिया गया। और नील बगान मालिकों के अत्याचारों का चित्रण किसमें किया गया है, तो
जो थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी नील दर्पण। ये प्रश्न पूछा हुआ है, किस पुस्तक में नील विद्रोह की बात की गई है, या नील विद्रोह नील दर्पण में की गई है, उसका जिक्र और उसके लेखक कौन है, तो दीनबंधु मित्र हैं। नेक्स्ट है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मदरसा। देखिए ये जो मतलब जो बच्चे अभी शुरुआत कर रहे होंगे उनको लग रहा होगा कि अरे मतलब क्या है इतना, इस पर कोई डिटेल में बात नहीं हो रही है। ये स्पेशली उनके लिए है जिन्होंने पढ़ाई कर ली, सिर्फ उनको एक रिवीजन करना है। तो ये रिवीजन मात्र के लिए है, ना कि आप इसी को पूरा सिलेबस मान लीजिए। जो नए हों, जो भी तैयारी में उतरे हों, वो पूरे तरीके से पहले सिलेबस को ख़त्म करें। ठीक है, तो अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम मदरसा कौन सा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पीसीएस में। मुझे लगता है कि 2018-19 के पेपर में आप देखेंगे। वॉरेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता में 1780 में अंग्रेजों द्वारा पहला मदरसा स्थापित किया गया, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, प्रथम प्रमुख जो इसमें थे मौलवी मोइजुद्दीन थे। फारसी, अरबी और मुस्लिम कानून की इसमें शिक्षा दी जाती थी। संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन के प्रयत्नों के परिणाम स्वरूप हुआ। पूछता है कि संस्कृत कॉलेज की स्थापना बनारस में किसने की, तो जोनाथन डंकन के प्रयत्न के परिणाम स्वरूप 1791 में उसकी स्थापना हुई। उसका उद्देश्य क्या होता है, हिंदुओं को धर्म, साहित्य और कानून का अध्ययन कराना। चार्ल्स विल्किंस के बारे में देखते हैं। चार्ल्स विल्किंस, भगवत गीता का प्रथम अंग्रेजी भाषा में अनुवाद, और इसको मतलब प्रस्तावित किसने किया, तो वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा लिखित। सर विलियम जोन्स, इन्होंने क्या किया था, सर विलियम जोन्स अभिज्ञान शाकुंतलम जिसके लेखक कौन है, कालिदास हैं, का इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया। वुड डिस्पैच या वुड का घोषणा पत्र, इसे तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं। मतलब कि इस घोषणा पत्र के बाद भारत की शिक्षा में एक क्रांति देखी जाती है। तो ये चार्ल्स वुड द्वारा जारी किया जाता है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर, ये भी पूछा हुआ है, किस विश्वविद्यालय के आधार पर, तो लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर 3 जगह पे विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। कलकत्ता प्रेसिडेंसी, बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी, इन तीनों जगहों पर एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। नेक्स्ट है हंटर आयोग। शिक्षा के लिए जो गठित आयोग हैं उन पे भी प्रश्न देखने को मिलता है। कौन कौन से आयोग गठित हुए, तो वुड का डिस्पैच का घोषणा पत्र वाला है, फिर हंटर आयोग 1882 में है, उसके बाद आपका सैंडलर आयोग है, फिर सार्जेट है, उसके बाद आपका 1948 में जो विश्वविद्यालय आयोग है, और उसको अन्य किस नाम से जानते हैं, तो राधा कृष्णन आयोग के भी नाम से जानते हैं। उसके बाद आपके और भी आयोग गठित होते हैं। फिर आपका कोठारी कमीशन है ऐसे, और फिर अभी एन.के. सिंह के अध्यक्षता में, जो के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में जो नई शिक्षा नीति बनी है, ये है। तो आप इसका एक लिस्ट बना लीजिएगा। वैसे मैं भी इस चैनल पे शॉर्ट्स में इसका लिस्ट दे दूंगी। हंटर आयोग 1854 के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए, देखिए जब वुड का डिस्पैच, जब घोषणा पत्र जारी कर दिया जाता है, उसके पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में क्या प्रगति हुई है उसकी समीक्षा करने के लिए 1882 में इसका गठन होता है। और प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास पर विशेष जोर दिया जाता है इसमें। नेक्स्ट है सैडलर आयोग, 1917 में बनता है। कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए गठित की गई है। और इसका विचार क्या होता है, विश्वविद्यालयी शिक्षा का सुधार करना है। तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। अगर हमें विश्वविद्यालय में सुधार चाहिए तो पहले हमें माध्यमिक शिक्षा में सुधार जरूरी है। नेक्स्ट है परीक्षा उपयोगी दृष्टि से देखते हैं। ये तो मतलब हर साल पूछता है, हर साल पूछेगा, आप पेपर उठाकर देखिए। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, जिसका वर्तमान नाम एशियाटिक सोसाइटी है, इसकी स्थापना किसने की, तो सर विलियम जोन्स के नेतृत्व में बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में होती है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना 15 अगस्त 1906 को की गई। तब अगर मैं पूछूं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा कि गवर्नर जनरल तब कौन था, 1906 में। बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई डी.के. कर्वे के प्रयत्नों से। और नेक्स्ट है कि कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राममोहन राय और डेविड हेयर एवं अलेक्जेंडर डफ के नेतृत्व में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई। 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई, किसके द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। और 1896 में पूना में विधवा गृह की स्थापना डी.के. कर्वे के नेतृत्व में हुआ।
आगे देखते हैं आधुनिक भारत में प्रेस का विकास। भाई प्रेस की भूमिका तो चौथा स्तंभ कहा जाता है इसको, बहुत बड़ी है। तो और कहा जाए कि अगर प्रेस नहीं होता तो शायद जो क्रांति थी, जो भी 1857 की क्रांति कह लें, या उसके बाद जो भी छोटे छिटपुट आंदोलन हुए और उस अंततः जो परिणाम हुआ, आज जो फिर 47 में देश स्वतंत्र हुआ, तो उसमें प्रेस का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि अपने पत्रों के माध्यम से जो लेखक हैं, जो संपादक हैं, वो जनता को जागरूक करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहला नाम आता है बंगाल गजट का। बंगाल गजट भारत का पहला प्रकाशित समाचार पत्र। इसके संपादक कौन होते हैं? तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की होते हैं। 1780 में बंगाल गजट का प्रकाशन होता है। लॉर्ड वेलेस्ली 1799 ईस्वी में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया जाता है। ठीक है, 1799 में सभी समाचार पत्रों पर सेंसर लगा दिया जाता है। पत्रेक्षण अधिनियम पारित किया जाता है। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासनकाल में क्या होता है? देखिए, वेलेस्ली के शासनकाल में क्या हुआ कि समाचार पत्रों पर सेंसर लगता है, और हेस्टिंग्स के काल में क्या होता है? 1818 में जो प्रत्यक्षण अधिनियम है उसको रद्द किया जाता है। और लॉर्ड लिटन के शासनकाल की सबसे प्रमुख घटना है 1878 की वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से ही बचने के लिए कौन सा पत्र जिसने रातों रात अपने पत्र की भाषा को ही बदल करके अंग्रेजी कर लिया? क्योंकि ये प्रेस जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट है ये सिर्फ भारतीय समाचार पत्रों पर ही लगता था। तो मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिएगा। लॉर्ड रिपन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1882 इनके शासनकाल में रद्द किया जाता है। और लॉर्ड रिपन को किस अन्य नाम से संबोधित किया जाता है? आप इसका भी मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। इनके काल की सबसे प्रमुख घटना कौन सी है वो भी बताइएगा। बाल गंगाधर तिलक पत्रकारिता के लिए ब्रिटिश सरकार से सजा पाने वाले ये पहले भारतीय हैं, बाल गंगाधर तिलक। त्रिमूर्ति के नाम से भी इन्हीं 3 लोगों को जाना जाता है। वो कौन कौन है? लाल बाल पाल हैं। ठीक है, ये गरम दल के नेता रहते हैं। फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास का अखबार है फ्री हिंदुस्तान। और राम मोहन राय कौन सा निकालते हैं? तो संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी साप्ताहिक पत्र है। संवाद कौमुदी के बारे में डीपली क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा कि इसमें ये मुख्यतः किस विषय के लिए इस अखबार को प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। इसकी भाषा क्या थी? और ये मासिक थी, त्रैमासिक थी, वार्षिक थी, साप्ताहिक थी? तो आप इसके बारे में थोड़ा और देख लीजिएगा। प्रज्ञा का चांद बांग्ला। मिरातुल अखबार फारसी में प्रकाशित होता था। और इंडियन मिरर अखबार देवेंद्रनाथ टैगोर तथा मनमोहन घोष इसके संस्थापक थे इंडियन मिरर के। गदर तो हर साल ही पूछा जाता है। जो गदर पार्टी थी उसके संस्थापक थे लाला हरदयाल, जिन्होंने गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की। तो वही गदर जो पत्रिका है, समाचार पत्र है, उसका प्रकाशन भी करते थे। गदर पार्टी का मुख्य पत्र है, ये साप्ताहिक था। और प्रथम संस्करण का प्रकाशन 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को से उर्दू भाषा में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गदर की जो भाषा थी वो उर्दू थी। 9 दिसंबर 1913 गुरुमुखी में भी इसका प्रकाशन प्रारंभ किया गया। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी एवं गुजराती में भी प्रकाशन, 1 अंक पख्तूनी भाषा में भी इसका निकलता था। अमृत बाजार पत्रिका, इसके संस्थापक कौन थे? तो शिशिर कुमार घोष थे। परीक्षा उपयोगी दृष्टि से देखते हैं। इंडियन ओपिनियन किसके द्वारा ये पत्र प्रारंभ किया गया? तो महात्मा गांधी द्वारा। दक्षिण अफ्रीका से इसको स्टार्ट किया गया 1903 में। इसके प्रथम संपादक कौन थे? तो मनसुख लाल नजर इसके प्रथम संपादक थे। गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में इसका प्रकाशन होता था। कितने भाषाओं में? तो 4 भाषाओं में इसका प्रकाशन होता था। द इंडियन नेशन, इसके संस्थापक कौन थे? तो कामेश्वर सिंह थे। रामकृष्ण पिल्लई, इनके बारे में देखते हैं। ये इनका जन्म 1878 ईस्वी में स्वदेशाभिमानी के संपादक ये थे, रामकृष्ण पिल्लई। और गांधी जी के साप्ताहिक समाचार पत्र कौन से? तो हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में। ये इम्पॉर्टेंट है। गांधी जी के साप्ताहिक पत्रों की बात करें तो हरिजन अंग्रेजी में, हरिजन बंधु गुजराती में और हरिजन सेवक हिंदी में प्रकाशित होता था। इंडिपेंडेंट मोतीलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ समाचार पत्र है। और बहिष्कृत भारत तो BR अम्बेडकर द्वारा
प्रारंभ मराठी ये पाक्षिक है। हिंदू पैट्रियाट प्रथम संपादक 1853 से 55 ईस्वी में गिरीश चंद्र घोष थे इसके। 1855 ईस्वी में नए संपादक कौन बनते हैं? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी बनते हैं। सोम प्रकाश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बंगला साप्ताहिक समाचार पत्र है और ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा इसका प्रकाशन होता है। नील आंदोलन के किसानों के हितों का ये समर्थन करता है। नेक्स्ट है कि अल हिलाल उर्दू साप्ताहिक है और अबुल कलाम आज़ाद द्वारा इसका प्रकाशन होता है। लाला लाजपत राय, ये वंदे मातरम उर्दू दैनिक है। देखिएगा, साप्ताहिक है, पाक्षिक है, दैनिक है, इसका भी ध्यान देते चलिएगा। वंदे मातरम जो उर्दू में प्रकाशित होता था, दैनिक समाचार पत्र था लाला लाजपत राय द्वारा। दी पीपुल, ये अंग्रेजी साप्ताहिक का प्रकाशन भी इन्हीं के द्वारा किया जाता था। कौमी आवाज़ उर्दू अखबार का प्रकाशन जवाहरलाल नेहरू एवं रफ़ी अहमद किदवई द्वारा। राष्ट्र गोफ्तार की बात करें तो दादा भाई नौरोजी से संबंधित ये पत्र था। नेक्स्ट है कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट द्वारा संपादित अंग्रेजी पत्र था, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। राजा राम मोहन राय, इनके जो प्रमुख कार्य हैं उसको देखते हैं। राजा राम मोहन राय की भूमिका बहुत बड़ी रहती है। इनको पुनर्जागरण का पिता भी कहते हैं, मतलब इनको बहुत सारे नामों से आधुनिक भारत का पिता, पुनर्जागरण का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष कहा जाता है, क्योंकि जो कुरीतियाँ थीं उनको दूर कराने में एक तरीके से इन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। बाल विवाह, सती प्रथा, इन सारे मूर्ति पूजा, इन सब चीज़ का इन्होंने विरोध किया था। इनकी उपाधियाँ क्या क्या थी? प्रथम भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों के विरोध में इन्होंने आंदोलन किया। इनकी उपाधियाँ थी भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता, प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत कहा जाता है। इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछता है कि आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन राय ने की। स्थापना किस सन में की? तो 1815 में। उद्देश्य क्या था आत्मीय सभा की? हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत का प्रचार करना। और अकबर द्वितीय जो थे, बहादुर शाह जफर जो अंतिम शासक हैं, उनसे पहले अकबर द्वितीय रहते हैं, तो इन्होंने राजा राम मोहन राय को कौन सी उपाधि से नवाजा था? आप मुझे इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। अच्छा, यहाँ लिखा भी है कि इन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी और इनको अपने दूत के रूप में 1830 ईस्वी में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था। इनकी मृत्यु होती है 27 सितंबर 1833 को ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। और ये अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे, ना कि विरोधी थे। और इन्होंने विरोध किसका किसका किया? तो मूर्ति पूजा, बाल विवाह तथा सती प्रथा का इन्होंने विरोध किया। नेक्स्ट जो सुधारक की बात करते हैं तो वो दयानंद सरस्वती हैं। 1867 ईस्वी में पाखंड खंडिनी पताका लहराया। 1867 में इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था कि जो अपने धर्म में वापस आना चाहता है, हिंदू धर्म में, तो उसके लिए इन्होंने शुद्धि आंदोलन भी चलाया था। और इन्होंने मतलब जो डीएवी कॉलेज की स्थापना की, भारतीय शिक्षा के लिए इन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। इनकी पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश और इनका प्रसिद्ध कथन क्या है, ये जो कि पिछली बार ही पूछा गया है यूपीपीसीएस में, कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना, देखिए यहाँ पे ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय का 1828 में, आर्य समाज, ये जो भी कह सकते हैं कि संस्थाएं थी उनका भी क्रम लगाने को पूछ सकता है, तो इसका भी आप एक शॉर्ट नोट बना लीजिएगा। अप्रैल 1875 में बम्बई में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप से पुनः स्थापना करना। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? लाहौर में था। इन्होंने नारा क्या दिया? तो वेदों की ओर लौटो। और उपाधि
इनकी थी भारत का मार्टिन लूथर किंग इनको कहा जाता था। और स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग दयानंद सरस्वती ने ही किया था अपने सत्यार्थ प्रकाश में। आर्य समाज का विभाजन, देखिए आर्य समाज का विभाजन कितने भागों में होता है वो देखते हैं। 2 गुट होते हैं। प्रथम गुट जो पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक होते हैं कि शिक्षा मतलब अंग्रेजी शिक्षा लेनी चाहिए, उसमें आते हैं। और यहाँ एक चीज़ और देखिएगा कि ये सभी लोग आर्य समाज से जुड़े हुए हैं। पूछ देगा कि अगर यहाँ से कि आर्य समाज से कौन कौन नहीं जुड़ा है, तो ये भी ध्यान दीजिएगा। तो प्रथम गुट में पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक रहते हैं, जिसमें लाला लाजपत राय और हंसराज रहते हैं, और ये लोग दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना करते हैं। द्वितीय गुट होता है पाश्चात्य शिक्षा के विरोधी होते हैं, और इसमें आते हैं स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज, मुंशीराम, और ये लोग गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना वर्ष 1902 में करते हैं। तो ये बेहद इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्रार्थना समाज। इसकी स्थापना 1867 में बम्बई में आत्माराम पांडुरंग के सदस्यता में की जाती है, के नेतृत्व में की जाती है, और इसकी प्रेरणा केशव चंद्र सेन द्वारा मिलती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? जो प्रार्थना समाज है, जाति प्रथा का विरोध, स्त्री पुरुष के विवाह की आयु में वृद्धि की बात की जाती है इसमें, और विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाता है। परीक्षा उपयोगी कुछ देख लेते हैं। अन्य देव समाज, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें से भी कहीं ना कहीं हर साल आपको घुमा फिरा के एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। देव समाज की स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री, सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले। मुझे ज्योतिबा फुले की पुस्तक का नाम कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। वैसे मैं बता देती हूँ, गुलामगिरी इन्होंने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी गुलामगिरी। धर्म सभा, राजा राधाकांत देव, राधा स्वामी सत्संग, शिवदयाल, रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, तत्वबोधिनी सभा, देवेंद्रनाथ टैगोर, बहुजन समाज, मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव जाधव। विडो रीमैरिज एसोसिएशन, तो विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित। मुझे बताइएगा कि जो ये संस्थाएं हैं इनकी स्थापना किस वर्ष में हुई है और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुख्यालय कहाँ है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेटिव मैरिज एक्ट 1872 ईस्वी में पारित किया गया और केशव चंद्र सेन के प्रयास से इसको पारित किया गया। विवाह हेतु प्रावधान इसमें क्या था नेटिव मैरिज एक्ट में, कि लड़कों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और लड़कियों की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, 14 वर्ष। इसे अन्य नाम क्या दिया गया है, तो ब्रह्म विवाह अधिनियम भी इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है कि लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ये जो नेटिव मैरिज एक्ट आया, किसके शासनकाल में आया, तो नॉर्थ ब्रुक के शासनकाल में। 1856 में लॉर्ड कैनिंग रहते हैं और उन्हीं के समय में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित होता है। जैसा अभी 1857 की क्रांति के बारे में बात हो रही थी, तो था ना कि तात्कालिक कारण, कई कारण थे, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक। तो देखिए एक हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ कैनिंग के शासनकाल में, तो बहुत सारे जो हिंदू होंगे वो इस बात से आहत होंगे कि हमारी संस्कृति से अंग्रेज छेड़छाड़ कर रहे हैं। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, इसको देखते हैं। बंग भाषा प्रकाशिका सभा, बंग भाषा प्रकाशिका सभा राजा राममोहन राय के सहयोगियों द्वारा 1836 ईस्वी में स्थापित किया गया। नेक्स्ट है लैंड होल्डर्स सोसाइटी, इसका अन्य नाम क्या है, जमींदारी एसोसिएशन। ये 1938 में कलकत्ता में स्थापित हुआ और इसका उद्देश्य क्या था, तो जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा। और इसके संस्थापक कौन थे, तो द्वारकानाथ टैगोर, राधाकांत देव। पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1870 में एमजी रनाडे और जीवी जोशी के नेतृत्व में। द इंडियन एसोसिएशन, जिसका अन्य नाम भारत संघ है, इसकी स्थापना 26 जुलाई 1876 को कलकत्ता में। और इसके संस्थापक कौन है, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, आनंद मोहन बोस के सहयोग से। जो ये द इंडियन एसोसिएशन है, इसके बारे में आप थोड़ा और देख लीजिएगा, क्योंकि बाद में ये भारतीय राष्ट्र, अगर कहा जाए कि जो कांग्रेस की स्थापना हुई है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, तो उसकी पूर्व पीठिका है ये, ठीक है।
और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूर्व नाम क्या है, इसका भी मुझे कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिएगा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना देखते हैं तो अक्टूबर 1851 को कलकत्ता में। संस्थापक सदस्य में राधाकांत देव जो इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्र नाथ टैगोर और राजेंद्र लाल मित्र आदि इसके संस्थापक सदस्य हैं। सेंट्रल नेशनल मोहम्मडन एसोसिएशन 1877 में कलकत्ता में इसकी स्थापना सैयद अमीर अली के नेतृत्व में होता है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में और संस्थापक कौन है? फिरोज शाह मेहता, के.टी. तैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। ये बम्बई के त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अब कल इसके आगे देखेंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बात किया जाएगा। तो आज यहीं अपनी कक्षाएं समाप्त करते हैं। धन्यवाद। और जो चैनल पर नए हो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।